वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट। एम्स इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सी की सीरीज में हम लोग आज ऑपरेटर को रीड करेंगे। ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑपरेटर। व्हाट इज ऑपरेटर? An operator is the symbol which provides the information on the type of operation to be performed. Operations perform operation on constant or variable known as operands. ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि जो भी आपके पास में ऑपरेंड्स होते हैं वे ऑपरेंड्स चाहे ऑपरेटर हो चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो। सपोज आपने कहा a प्लस बी, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है और इसके आसपास जिस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड्स। इट प्लेस अ क्रूशियल पार्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द सी लैंग्वेज। ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सी लैंग्वेज में। हम लोग कई ऑपरेटर को यूज भी कर चुके हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नाम के अकॉर्डिंग आपको ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली ये ऑपरेटर के टाइप्स हैं। बेसिक हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। ओके, सो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर। यूनरी, बाइनरी और टर्नरी का मीनिंग ऐसा होता है, जहां पर यूनरी का मीनिंग होता है 1, बाइनरी का मीनिंग होता है 2, टर्नरी का मतलब होता है 3। यहाँ यूनरी, बाइनरी, टर्नरी 1, 2, 3 का मीनिंग हमारे ऑपरेटर से नहीं है। यूनरी मतलब 1 और 1 का मीनिंग है यहाँ पर एक ऑपरेंड होगा, नॉट ऑपरेटर। बाइनरी में 2 है, 2 का मीनिंग क्या होता है कि वी आर यूजिंग और वी आर टॉकिंग अबाउट 2 ऑपरेंड्स। टर्नरी में 3 का मीनिंग होता है 3 ऑपरेंड। हम लोग 3 ऑपरेंड की बात कर रहे हैं। बाइनरी में हम लोग 2 ऑपरेंड की बात कर रहे हैं और यूनरी में हम लोग 1 ऑपरेंड की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा, इजीएस्ट एग्जांपल a प्लस बी, यहाँ पर प्लस एक ऑपरेटर है और a और b ऑपरेंड्स है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोगों ने ऑपरेटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यूनरी मतलब सिंगल ऑपरेंड, बाइनरी मतलब डबल ऑपरेंड और टर्नरी मतलब 3 ऑपरेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब ऐसा होता है कि आप यदि किसी भी ऑपरेंड में, ऑपरेंड कोई भी हो सकता है, आप किसी भी ऑपरेंड में अगर 1 का प्लस करना चाहते हैं दैट इज इंक्रीमेंट। हम लोग सिंपली जानते हैं कि अगर आप किसी में एक आपने 1 प्लस किया तो उसमें एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और अगर आपने 1 माइनस किया तो एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी उसी तरह से काम करता है, सिर्फ सिंटेक्स का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। a प्लस प्लस और प्लस प्लस a। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लस प्लस है उस प्लस प्लस का मीनिंग होता है कि +1 और माइनस माइनस जो है उसका मीनिंग होता है -1। सॉरी, जो भी आपके ऑपरेंड की वैल्यूज है उन वैल्यूज में अगर आप 1 प्लस करना चाहते हैं तब आप क्या करते हैं, सपोज आपका ऑपरेंड है 1a, उस a में आप 1 प्लस करना चाहते हैं तो आप उस a में डबल प्लस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो a प्लस प्लस आपको शो हो रहा है वो a ऑपरेंड का काम कर रहा है और प्लस प्लस ऑपरेटर का काम कर रहा है। ऐसे ही प्लस प्लस a भी आपको यहाँ नजर आ रहा है, वो भी सेम काम कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको भी आगे क्लियर करता हूँ। तो जो प्लस प्लस a है वो कहलाता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और a प्लस प्लस कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब प्लस प्लस ए में हम प्री इंक्रीमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट पहले होता है और ए प्लस प्लस में हम क्या बोल रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, यहाँ पर इंक्रीमेंट बाद में होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए या माइनस माइनस ए और ए माइनस माइनस यूज कर रहे हैं तो ये प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर का काम प्लस प्लस या माइनस माइनस कर रहे हैं और ऑपरेंड का काम कर रहा है ए।
ठीक है, हम लोग इसको यूनरी ऑपरेटर कह रहे हैं। यूनरी ऑपरेटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑपरेंड आपका सिंगल है, ऑपरेटर तो है ही, बट हम यूनरी, बाइनरी, टर्नरी किस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं कि आपका ऑपरेंड किस टाइप का है। ऑपरेंड अगर सिंगल है तो यूनरी ऑपरेटर कहलाता है, ऑपरेंड अगर डबल है तो बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है, और ऑपरेंड अगर 3 है तो टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में ए असाइन 10, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है ए, जिसका मैंने असाइन किया है 10। ठीक है, अब आप देखिए प्लस प्लस ए जब मैं कर रहा हूं तो प्लस प्लस ए का मीनिंग क्या होता है, ए असाइन ए प्लस 1। ए में आप एक की वैल्यू प्लस करेंगे और उसे ए में डाल देंगे। जब हमने ये लाइन एग्जीक्यूट कराई उसके बाद में आपकी जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी टाइप से आप पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी देख रहे हैं कि जब आप ए प्लस प्लस कर रहे हैं तब भी आपका मीनिंग, आउटपुट आपका सेम आ रहा है। आउटपुट आपका क्या आ रहा है, इसमें भी 11 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। सेम थिंग आप नीचे भी देख रहे हैं कि वैल्यू है 10, जब आप माइनस माइनस ए कर रहे हैं तब भी आपका आउटपुट 9 आ रहा है, मतलब एक वैल्यू माइनस हो रही है, और ए माइनस माइनस कर रहे हैं तब भी आपका आउटपुट 9 ही आ रहा है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन क्या बनता है कि यहाँ पर आपका दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो वो डिफरेंस हम लोग आगे क्लियर करते हैं। आपने यूज कब किया है, क्या आपने पहले यूज किया है, क्या आपने बाद में यूज किया है। व्हेन द इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ स्टैंड अलोन स्टेटमेंट टू ऐड 1, या तो आप एक ऐड करेंगे या एक सबट्रैक्ट करेंगे किसी भी वेरिएबल वैल्यूज में से, तब आप अगर पहले किया है तो वो प्री है और बाद में किया है तो वो पोस्ट है। इसके आगे एक एग्जांपल दिया है, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कब होता है, कैसे होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपने यहाँ पर इंटीजर a और b दो वेरिएबल लिए हैं जिसमें आपने b की वैल्यू 20 असाइन की है। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे कि b की वैल्यू 20 है और a में अभी कोई भी वैल्यू हम लोगों ने असाइन नहीं की है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, a असाइन प्लस प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 4। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लस प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 4। यहां पर हमने कहा है प्लस प्लस बी, मतलब जो b की वैल्यू है वो पहले इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वाले बॉक्स में देखेंगे कि आपको यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो गई है, 21, क्योंकि पहले b में इंक्रीमेंट हुआ है। b की प्रीवियस वैल्यू थी बेटा 20, और जब आपने प्लस प्लस b किया है तब b पहले हुआ है 21। ठीक है, उसके बाद में आपकी a की वैल्यू में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 4 हुआ है, तो अभी b की नई वैल्यू क्या हो गई थी, 21, और जब b की नई वैल्यू 21 हुआ था तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है, 84। तो जो आपने ये कंप्लीट ऑपरेशन परफॉर्म करके जो वैल्यू आपने a में असाइन की है वो क्या हुआ है, 84। ये आपका प्री इंक्रीमेंट हुआ। मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर b की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हुआ है b की वैल्यू में, उसके बाद वो 4 में मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब ये है प्रीफिक्स फॉर्म। ठीक है, अब आप देखेंगे पोस्ट फिक्स फॉर्म, सेम चीज है, इंटीजर a है, b है, b की वैल्यू आपने 20 ली है, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल। आप सेकेंड लाइन से देखेंगे, a असाइन b प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाय 4। अब आप देखिए सेकेंड लाइन के बाद भी b की वैल्यू 20 ही है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, b प्लस प्लस b बाद में इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पर b की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट नहीं हुई है b प्लस प्लस होने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, b की वैल्यू 20 है जैसा कि आपने लिया था, और a की वैल्यू यहाँ पर 80 हो गई है, मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस में आपको पता है कि पहली प्रायोरिटी किस ऑपरेटर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 हुआ है 80, और उसके बाद आप जब
नेक्स्ट लाइन परफॉर्म होगी, तब क्या होगा, b प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब b की वैल्यू पहले 20 थी अब 21 होगी और a की वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में हो रहा है। ये बेसिक डिफरेंस होता है प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री और पोस्ट डिक्रीमेंट में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, कि आप जो भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं उन वेरिएबल्स का साइज क्या है। अगर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू यूज की है तो उसका साइज होता है 2। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो उसका साइज होता है 4, कैरेक्टर का साइज होता है 1 और फ्लोट का टाइप होता है 8। ठीक है, तब आप क्या करते हैं कि आपका वेरिएबल का साइज क्या है वो किस पर डिपेंड करता है, वो कैसे आप लोग फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आप लोग साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तब आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर कैसे यूज होता है। तो प्रिंटफ में आप देख रहे हैं स्टेटमेंट साइज ऑफ डबल डेटा टाइप। अगर मैंने यहाँ पर एक डबल डेटा टाइप लिया है और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ साइज ऑफ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि साइज स्मॉल रहेगा, ऑफ का ओ बड़ा रहेगा। ठीक है, तो साइज ऑफ और ब्रैकेट में आप जो भी आपका डेटा टाइप है उसका जब आप नाम देते हैं तब क्या होता है, वो उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं साइज ऑफ डबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, तो साइज ऑफ डबल की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 8 होती है, तो इसका आउटपुट क्या रिप्रेजेंट करता है, 8 रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से अनदर एग्जाम्पल क्या होता है इंटीजर का, तो आप देखेंगे कि इंटीजर का जो साइज होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पर ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या बता रहा है कि आपका इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाइनरी मतलब 2, और यहाँ पर 2 का मीनिंग 2 ऑपरेटर नहीं 2 ऑपरेंड होता है। बाइनरी ऑपरेटर के जो टाइप्स होते हैं उसमें पहला टाइप होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सी बेसिक सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग पहले ही रीड कर चुके हैं प्रोग्राम्स में। एग्जैक्टली स्टार्टिंग में जो 4-5-6 प्रोग्राम बनवाए थे मैंने, उसका एकमात्र यही मोटो था कि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें पहले से पता हो, तो आप लोग इससे फेमिलियर हो जाएं। इसलिए हम लोगों ने पहले प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सभी चीज़ें यूज़ की है। यहाँ पर एक अरिथमेटिक ऑपरेटर और होता है, दैट इज कॉल्ड मॉड। ठीक है, ये मॉड जो आपको परसेंटेज का साइन शो हो रहा है इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑफ डिवीजन या मॉड ऑपरेटर, जो भी आप इसमें बोलना चाहें। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑपरेटर क्या करता है, जैसे सपोज आप किसी नंबर में अगर आप डिवीजन कर रहे हैं और उस डिवीजन में आपका एक आता है लास्ट में रिमाइंडर, अगर आपके जो भी नंबर है दोनों नंबर फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर में आपका कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तब आपका क्या आउटपुट तो आपका जो रिजल्ट आता है वो फाइनली आता है, बट कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आपको रिप्रेजेंट करता है, कुछ रिमाइंडर रह जाता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है जिसको कि आप मॉड भी बोलते हैं, ये आपको वो रिमाइंडर की वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने कहा a mod of b will be carried out as a divided by b and the result would be the remainder left from these division। इसका मीनिंग यही है, जैसे मैंने यहाँ पर साइड में एक डिवीजन करके भी बताया है आपको। सपोज 11 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 जा 8, आपने 11 में से 8 को माइनस किया, आपका 3 रिमाइंडर आता है। जब ये 3 रिमाइंडर आता है और ये आगे डिविजिबल नहीं है 4 से, तब आप अगर चाहते हैं कि आपका आउटपुट ये रिमाइंडर आए, उस केस में आप मॉड ऑपरेटर यूज करते हैं। मॉड जो है परसेंटेज का साइन होता है, सी लैंग्वेज में इसको मॉड बोलते हैं। आप एग्जांपल देख रहे हैं 10 डिवाइडेड बाय 5 विल रिजल्ट इज 0। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या है, 0 आएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा और इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। यहीं पर अगर आप 11 मॉड ऑफ 4 करते हैं तो 4 2 जा 8 होता है और जो रिमाइंडर बचता है वो 3 बचता है, तो ये आपका 3 आउटपुट देगा। ठीक है, ये होता है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू में डिफरेंस है।
सी लैंग्वेज में इक्वल्स टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और एग्जैक्टली डबल इक्वल्स टू क्या होता है, जो हम लोग इक्वल्स टू यूज करते हैं वो होता है डबल इक्वल्स टू। ऑपरेटर का नाम है यहाँ पर इक्वल्स टू, उसका सिंबल है डबल इक्वल्स टू। और क्या बोलते हैं, इफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल, अगर आपके दो ऑपरेंड्स इक्वल है और आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब हम लोग डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू में क्या होता है कि ये जो सिंबल है ये नॉट का है और इसके साथ में है इक्वल्स टू। आप यहाँ पर ये चेक करते हैं कि क्या दोनों ऑपरेंड इक्वल है या नहीं है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि दोनों ऑपरेंड इक्वल नहीं है, उस केस में आप नॉट इक्वल्स टू सिंबल यूज करते हैं। ग्रेटर देन, आप लोग जानते हैं किसी भी दो वैल्यूज को आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये ग्रेटर है तो नॉर्मल ग्रेटर देन का साइन, लेस देन भी सेम है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एक चीज यहाँ पर है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब आप देखेंगे कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो क्या राइट वाले ऑपरेंड से बड़ा है या बराबर है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मीनिंग क्या है, यहाँ पर दोनों काम कर रहा है कि ग्रेटर देन भी है या इक्वल्स टू है। यहाँ पर दोनों कंडीशंस आपको देखना है। सेम चीज स्मॉलर देन या लेस देन और इक्वल्स टू में भी होती है। ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। सी लैंग्वेज तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, एंड, और, एंड, नॉट। ठीक है, तो एंड, और नॉट का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑपरेटर। ये जो डबल लाइन आपको दिख रही है ये और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल डिसाइड किया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे और ऑपरेटर के लिए एक टेबल बनी है जिसे क्या कहा जाता है, ट्रुथ टेबल। कि यहाँ पर मान लीजिए अगर आपका पहला इनपुट 0 है और सेकंड इनपुट 0 है तो और ऑपरेटर का आउटपुट भी क्या होगा, 0 ही आएगा। ऐसे ही फर्स्ट इनपुट 0 है, सेकंड इनपुट 1 है, तब इसका आउटपुट आता है 1। थर्ड वन में फर्स्ट 1 नेक्स्ट 0, तब भी आपका आउटपुट आता है 1, और लास्ट में आता है 1 और 1, तब आपका आउटपुट आता है 1। ये आपका एक नॉर्मल ट्रुथ टेबल होता है। अब आप देखिए नॉर्मली हम लोग जो ऑल ऑपरेटर है उस ऑल ऑपरेटर को प्लस से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट इसको याद करने का तरीका है कि आप यहाँ पर प्लस करके देखें। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 भी 1 होता है, और 1 + 1 यहाँ पर हम लोग चूंकि बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 + 1 को आप 1 कहते हैं। किस फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आप बूलियन अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें इस टाइप की चीजें भी आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। ऐसे ही एंड ऑपरेटर, एंड को आप एंड और एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसमें भी ट्रुथ टेबल है। यहाँ पर आप जैसा कि मैंने और में कहा था कि आप प्लस देख सकते हैं, यहाँ पर आप इनटू करके भी इनके आउटपुट्स देख सकते हैं। और नॉट ऑपरेटर होता है जस्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर 1 है तो 0 रहेगा और 0 है तो 1 रहेगा। ये एक ऑपरेटर का जस्ट ऑपोजिट आपको आउटपुट देता है, आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर एक्चुअली बिट लेवल पर जाके काम करता है। आप लोग जानते हैं कि मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो होती है बिट। ठीक है, तब क्या बोलते हैं कि ये ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर है। दे कैन बी यूज्ड फॉर शिफ्टिंग द बिट्स इन आइदर साइड। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि आप लोग बाइट्स पर काम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट बिट्स पर काम करता है ये वाला ऑपरेटर, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज यूज्ड ओनली विथ इंटीजर डेटा टाइप। बिट वाइज ऑपरेटर जो है केवल इंटीजर डेटा टाइप पर काम करता है, क्योंकि ये नंबर्स पे काम करता है। 0 और 1 पर हम बिट्स की बात कर रहे हैं। बिट्स पर काम करने के लिए हमें 0 या 1 की ही आवश्यकता होगी, इसलिए केवल इंटीजर डेटा टाइप पर काम करता है। कुछ टाइप्स होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के भी, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, एंड बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, इट एनेबल्स अस टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक बिट ऑफ द मेमोरी बाइट रादर देन द होल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये होता है कि ये स्पेसिफिक बिट पर जाकर काम करता है मेमोरी की, न कि पूरे कंप्लीट बाइट पर या पूरे वर्ड पर काम करता है। ठीक है, ऑल्सो इट टेक्स वेरी लेस टाइम एज द स्टोरेज,
ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप केवल बिट्स पर जाकर काम करेंगे, स्पेसिफिक प्लेस पर पहुंचकर काम करता है ऑपरेटर, तो उसे पूरा वर्ड रीड करने की आवश्यकता नहीं है या पूरी बाइट रीड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि उस बिट पर जाकर कुछ काम किया जाए, इसलिए यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर का मेमोरी जो कंजम्पशन है वो बहुत स्लो होता है और टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स है, बिटवाइज एंड, जैसे कि एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज और, मैंने आपको बताया सिंबल्स। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रूथ टेबल है बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए। जो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की बात है, तब आप लोग को पता है कि अगर आपने जो बिट पर जाकर काम कर रहे हैं वहां पर आप चाहते हैं कि एक बिट शिफ्ट हो जाए, उसके लिए लेफ्ट शिफ्ट यूज होता है लेफ्ट में, और अगर राइट शिफ्ट यूज करना चाहते हैं तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज होता है। इसके अलावा बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और के लिए आपके सामने ये इनपुट्स है, ये ट्रूथ टेबल है जिसमें ए और बी दो इनपुट दिए हैं, और बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सक्लूसिव आर का आउटपुट आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। द मेन टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज। ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है बेटा, उसमें क्या देखा है कि जैसे आपको फर्स्ट वाला ऑपरेटर शो हो रहा है इक्वल्स टू, ठीक है, नॉर्मल टर्म में इसे बोलते हैं इक्वल्स टू, लेकिन ये होता क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर। राइट साइड वाले ऑपरेंड की वैल्यू लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड में शिफ्ट करना या उसको डालना अपनी भाषा में, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। असाइंस वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स। एग्जांपल में दिया है ए असाइन बी, यहाँ पर बी की वैल्यू ए में असाइन की जा रही है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सी असाइन ए प्लस बी सपोज दिया है तो पहले ए और बी का प्लस होता है, एडिशन होता है, उसके बाद उनका जो भी रिजल्ट आता है वो सी ऑपरेंड में असाइन की जाती है, राइट से वैल्यू को उठा के लेफ्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ 4-5 टाइप्स है, जैसे कई बार हम लोग यूज करते हैं प्लस इक्वल्स टू। ऑपरेटर को कैसे यूज किया जाता है, प्लस इक्वल्स टू। इसका मीनिंग क्या होता है, एड्स राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट ऑपरेंड को प्लस किया जाता है और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो लेफ्ट वाले ऑपरेंड में इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी टाइप से माइनस इक्वल्स टू भी सेम काम करता है, यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस होगा। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड, ये भी इक्वल्स टू के साथ, सॉरी असाइनमेंट के साथ इसी प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एकमात्र टर्नरी ऑपरेटर जिसका कि नाम होता है कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर है तो यहाँ पर 3 ऑपरेंड होंगे और अगर हम लोग 3 ऑपरेंड यूज कर रहे हैं तब हमें 2 ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो 2 ऑपरेटर होंगे वो पहला ऑपरेटर होगा क्वेश्चन मार्क और सेकंड ऑपरेटर होगा कॉलन। ये आपके पास में 2 ऑपरेटर हैं और इन दोनों ऑपरेटर के आसपास हम लोग 3 एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे होंगे एक्सप्रेशन 1, then first operator we are using here that is question mark, then second expression, then we are using second operator that is colon and then third expression। ये इसका सिंटेक्स होता है, पहला एक्सप्रेशन फिर क्वेश्चन मार्क फिर सेकंड एक्सप्रेशन फिर क्वेश्चन कॉलन और फिर थर्ड एक्सप्रेशन। अब आप देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एक्सप्रेशन 1 है वो हमेशा कंडीशन रहेगी। हम लोग इसका नाम दे रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो जो पहली एक्सप्रेशन है वो कंडीशन रहेगी, मैंने यहाँ पर नीचे आपको रिप्रेजेंट किया है और करके एक्सप्रेशन 1 की जगह लिखा है कंडीशन। ठीक है, इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, देन द वैल्यू ऑफ द एंटायर एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन 2। आप देखेंगे सेकेंड वाले एग्जाम्पल में मैंने दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है ट्रू। अगर पहले आपकी कंडीशन ट्रू होती है तब आपका जो आउटपुट आता है वो ट्रू आता है, मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद वाला। अदरवाइज आपका द वैल्यू ऑफ द एंटायर एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन 3। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स होगा।
यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 हमेशा कंडीशन रहेगी और वो कंडीशन ही डिसाइड करेगा कि आपका एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा या एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है, क्योंकि या तो वैल्यू ट्रू रहेगी, सॉरी या तो कंडीशन ट्रू रहेगी या कंडीशन फॉल्स रहेगी। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कंडीशन लिखा है वो अगर ट्रू है तो आपका एक्सप्रेशन 2 मतलब ट्रू एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन गलत है तब आपका एक्सप्रेशन 3 मतलब कि फॉल्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेके बताया, फ्लोट एक्स वाई और मिनिमम। सपोज मैंने यहाँ पर फ्लोट में 3 वैल्यूज लिए एक्स वाई और मिनिमम। अब आप नीचे वाली एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है। ठीक है, हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का पहले क्या लिखा है, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है। सबसे पहले लिखा है कंडीशन x इज लेस देन y, दिस इज कंडीशन। क्या x की वैल्यू छोटी है y से, क्या x इज लेस देन y है, यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन 2 होगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो x इज लेस देन y, उसके बाद आपने फर्स्ट ऑपरेटर यूज किया है x इज लेस देन y। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये x रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये y रिटर्न करेगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, x इज लेस देन y, कंडीशन ट्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब आपका क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू x, और x की वैल्यू कहाँ पर चली जाती है, यहाँ पर मिनिमम में min, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है। और आपका ये छोटा सा एल्गोरिथम क्या आउटपुट दे रहा है, रिटर्न क्या करा रहे हैं हम लोग, इससे मिनिमम को रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिर से आपको वही बता रहा हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। यहाँ पर 3 ऑपरेंड होते हैं, 2 ऑपरेटर होता है। पहला ऑपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क, जो एक्सप्रेशन फर्स्ट और एक्सप्रेशन सेकंड के बाद लगता है, के बीच में लगता है। एक्सप्रेशन फर्स्ट हमेशा आपकी कंडीशन होगी और एक्सप्रेशन सेकंड आपका हमेशा ट्रू वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तब आपका ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कॉलन के बाद जो सेकंड ऑपरेटर है हमारा कॉलन, उसके बाद का जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगी, वो रिटर्न होगा। कंडीशन, देन क्वेश्चन मार्क, देन ट्रू, देन कॉलन, देन फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तब आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।